दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डी असिस्टेंट चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको कराने जा रहा हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो दोस्तों, इससे पहले मैं हिंदी के 3 प्रैक्टिस सेट और करा चुका हूँ और वो आपको देखने तो एमपीटेट के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, हमने बाल विकास के भी प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, वो आप जाकर जरूर देखें, आपके लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे वो। तो दोस्तों, अगर आप एमपीटेट की या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हमने 30 हिंदी के प्रश्न लिए हैं जो आपकी परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न हैं दोस्तों, गद्यांश, पद्यांश, पेडागोजी और व्याकरण से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रैक्टिस सेट में हमने दोस्तों कराए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर 31 से लेकर 39 तक हमारा एक गद्यांश दिया हुआ है। इसको मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि काफ़ी लेंथी है दोस्तों, इससे पढ़ने से काफ़ी टाइम बचेगा आपको, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसके प्रश्न। चलते हैं दोस्तों अपने पहले प्रश्न की तरफ। शिक्षा का अर्थ है, तो दोस्तों शिक्षा का अर्थ है ए बच्चों को जानकारी देना, बी बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान देना, सी बच्चों को शक्तिशाली बनाना, या फिर डी बच्चों में विद्यमान शक्तियों का प्रस्फुटित करना। तो दोस्तों, शिक्षा का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में विद्यमान शक्तियों को प्रस्फुटित करना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। लेखक के अनुसार, तो दोस्तों लेखक के अनुसार ए सभी बच्चे समान रूप से शक्तिशाली होते हैं, बी बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है, सी सभी बच्चे शाला जाकर प्रतिभाशाली बन जाते हैं, या फिर डी सभी बच्चों की शक्तियाँ सुषुप्त अवस्था में ही रहती हैं। तो दोस्तों, लेखक के अनुसार यहाँ पर जो क्या दिया रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों में अलग अलग प्रतिभाशाली या फिर प्रतिभा होती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? तो दोस्तों, बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले आपके लिए क्या जरूरी है? देखते हैं। ऑप्शन ए प्रतिभाओं के विभिन्न रूप जानना, बी बच्चों को प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करना, सी बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना, या फिर डी बच्चों को पढ़ाना। तो दोस्तों, बच्चों को शिक्षा देने के सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा सी बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? तो दोस्तों, यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ था ऊपर, इसके हिसाब से जो शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है। ए सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, बी सभी बच्चों में व्यक्तित्व भिन्नता होती है, सी शक्तियाँ सदैव सुषुप्त अवस्था में ही रहती हैं, या फिर डी पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हर बालक को पढ़ पढ़कर पहचानने की वह क्या है? वाक्य में क्रिया का कर्ता हो सकता है। तो दोस्तों, ये आपके गद्यांश के अंदर जो व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है, इसका गद्यांश से कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, हर बालक को पढ़कर पहचाने की वह क्या है वाक्य में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वाक्य दिया पहचाने, जो यहाँ पे पहचाने वाक्य दिया है, इसका क्रिया का कर्ता हो सकता है। तो दोस्तों, क्या कर्ता हो सकता है? ए मैं, बी हम, सी तुम, या फिर डी वह। तो दोस्तों, इसका कर्ता होगा ऑप्शन नंबर बी हम। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है वाक्य है। तो दोस्तों, उसकी प्रदत्त प्रतिभा, जो ये पूरा वाक्य दिया रखा है, इसमें जो है वाक्य क्या है? ए विधानवाचक, सी नकारात्मक, सी प्रश्नवाचक, या फिर डी संदेहवाचक। तो दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक। तो दोस्तों, जिस वाक्य में प्रश्न के अंत में, मतलब वाक्य के अंत में जो प्रश्नवाचक जो चिन्ह दिया होता है, वो हमारे प्रश्नवाचक होते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। शरीर में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर शरीर जो शब्द दे रखा है, इसमें एक प्रत्यय, दोस्तों प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय दोस्तों वाक्य के जो अंत में लगाए जाते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। तो दोस्तों, तो एक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? ए शारीरिक, बी शारीरिक, सी शारीरिक, या फिर डी शारीरिक। तो दोस्तों, शरीर में एक प्रत्यय से लगाने से हमारा ऑप्शन नंबर सी
शारीरिक बनेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना, तो दोस्तों लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना क्या है? ए, दोनों समान है। बी, दोनों में मूलभूत अंतर होता है। सी, दोनों पर्यायवाची हैं। या फिर डी, दोनों में थोड़ा अंतर है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों में मूलभूत अंतर होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है, तो दोस्तों यहाँ पर जो वाक्य दे रखा है पढ़ा लिखा होने से क्या तात्पर्य है? ए, शिक्षित होना। बी, अशिक्षित होना। सी, साक्षर होना। या फिर डी, निरक्षर होना। तो दोस्तों यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य हमारा ये है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित होना, सॉरी साक्षर होना। चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर एक काव्यांश दिया हुआ है। इसमें 40 से लेकर 45 तक जो प्रश्न होंगे वो काव्यांश के अंदर से होंगे। दोस्तों मैं ये भी नहीं पढ़ने वाला क्योंकि आपका टाइम बचेगा। चलते हैं दोस्तों इसके प्रश्न की तरफ। काव्य में किस जनता की ओर संकेत दिया गया है? ए, जो खेतों खलिहानों कारखानों में काम करती है। बी, जो रथ चलाती है। सी, जिसे बोध है। या फिर डी, जिसे सांप काटते हैं। तो दोस्तों इस काव्य के अंदर जो जनता की ओर संकेत क्या करता है? ए, ऑप्शन नंबर ए, जो खेतों खलिहानों कारखानों में काम करती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। समय के रथ का घर घर नाद सुनो पंक्ति का आशय है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पंक्ति दी हुई है, समय के साथ घर घर नाद सुनो। इस पंक्ति में आपका इस पंक्ति से क्या आशय है? ए, समय कोलाहल कर रहा है। बी, समय ने युद्ध नाद बजा दिया है। सी, अब समय बदल रहा है। या फिर डी, समय का रथ बड़ा आ रहा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, समय ने युद्ध नाद बजा दिया है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। सिंहासन खाली करो की जनता आती है पंक्ति का भाव है। तो दोस्तों इस पंक्ति में जो सिंहासन खाली करो की जनता आती है, इस पंक्ति में आपका भाव पूछा। हमारा भाव क्या है इस पंक्ति में? ए, सारी जनता अब सिंहासनों पर ही बैठेगी। बी, राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत। सी, राजा के सिंहासन को खाली करना होगा। या फिर डी, जनता राज का सिंहासन हिला देगी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। सामान्य जनता ने अब तक बहुत कष्ट सहे हैं, इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति है। ए, सर्दियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी। बी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। सी, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ति वही। या फिर डी, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। तो दोस्तों इस पंक्ति में जो भाव पूछा है इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। सांप किसकी ओर संकेत करता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो सांप दिया हुआ किसकी ओर संकेत करता है? ए, शोषकों की ओर। बी, सूदखोरों की ओर। सी, विशाल सांपों की ओर। या फिर डी, जमींदार की ओर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, शोषकों की ओर। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुगबुगा उठना का अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सुगबुगा उठना ये दिया हुआ है, इसका अर्थ पूछा आपसे। ए, धीरे धीरे कहना। बी, अपने हक के लिए प्रयत्नशील होना। सी, राग का जल उठना। या फिर डी, अफवाह फैलाना। तो दोस्तों सुगबुगा उठना का जो अर्थ है होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने हक के लिए प्रयत्नशील होना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से देखें। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके एमपीटेट में। मैं जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसमें हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से देखें, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? तो दोस्तों नेहा है, यहाँ पर कोई लड़की है, बच्ची है, अपने जो बात कहती है उसमें वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करती है। तो दोस्तों आप एक टीचर के रूप में आप क्या करेंगे? ए, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए
सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। बी, उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करे। तो दोस्तों डांटना या मारना या दंड देना ये तो एक टीचर का लिए उचित नहीं है, क्योंकि इससे आपको काफ़ी सजा भी हो सकती है। सी, उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं। या फिर डी, उसे बताएंगे ये शब्द गलत है। दोस्तों बच्चों को हमें कुछ भी नहीं कहना है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं और इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को आप दोहराएंगे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर हमारा भाषा सीखने से क्या तात्पर्य है। ए, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। बी, भाषा का व्याकरण सीखना। सी, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना। या फिर डी, भाषा का प्रयोग सीखना। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का तात्पर्य क्या। ऑप्शन नंबर डी, भाषा का प्रयोग सीखना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। तो दोस्तों छात्रों के शब्द भंडार होते हैं, उसमें वृद्धि करने का उपाय क्या है। ए, शब्दकोश का उपयोग। बी, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना। सी, शिक्षकों द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग। या फिर डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों छात्रों के शब्द भंडार के लिए ये सभी हमारे महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बोलना है हमारे कौशल में क्या महत्वपूर्ण है। ए, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। सी, बी, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। सी, आलंकारिक भाषा का प्रयोग। या फिर डी, मधुर वाणी। बोलना कौशल में दोस्तों क्या महत्वपूर्ण है। हमारा बोलना कौशल में ऑप्शन नंबर ए, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। ए, व्यक्तिगत। बी, सस्वर। सी, मौन। या फिर डी, सामूहिक। तो दोस्तों पढ़ने की सांस्कृतिक विकास के जो हमारे क्रम में व्यक्तिगत पठन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। गोमती शय को सह बोलती है, आप उसे टोकती नहीं हैं और सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती हैं, परंतु चिंतित है कि इस तरह से उसका उच्चारण ठीक करवाया जाए। आप क्या करेंगे, उसे चेतावनी देंगे कि एक निश्चित कक्षा तक ही यह गलती सहन की जाएगी। बी, उसके अभिभावकों को कहेंगे कि उसे शाह और सा का पृथक पृथक अभ्यास करवाएं। सी, उसे शय और सा के अंतर को लिखकर समझाएगी। या फिर डी, शय और स के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के लिए अनेक अवसर देंगे। तो दोस्तों अनेक अवसर देना ऑप्शन नंबर हमारा डी यही ठीक होगा, क्योंकि हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने चाहिए। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहुभाषिता। तो दोस्तों बहुभाषिता क्या है। ए, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। बी, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। सी, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। या फिर डी, भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। तो दोस्तों बहुभाषिता हमारी क्या है, बहुभाषिता हमारी भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है। तो दोस्तों बच्चों को पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है। ए, पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। बी, पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए। सी, भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्य कार्य में रुचि जगाने के लिए। या फिर डी, भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। तो दोस्तों बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों आवश्यकता है की जाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता है, यह विचार है। तो दोस्तों जो बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता है, ये सिद्धांत या फिर ये विचार किसका है। ए, पावलोव का। बी, चॉम्स्की का। सी, वाइगोत्स्की का। या फिर डी, पाणिनी का। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में
लगभग टेट की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, एस टेट हो, सुपर टेट हो, कुछ भी हो, उसमें ये क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिलेगा। तो जिसको इसका ऑप्शन नंबर बी 24 की है। दोस्तों भाषा की सीखने की जब भी बात आए तो वहाँ पर हमारा 24 की हमारे महोदय ठीक होंगे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? तो दोस्तों विचारों की जो अभिव्यक्ति है किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? ए वस्तुनिष्ठ, बी अति लघुरात्मक, सी निबंधात्मक, या फिर डी लघुरात्मक। तो दोस्तों विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति ऑप्शन नंबर सी निबंधात्मक हो सकती है। तो क्योंकि दोस्तों निबंधात्मक विधि में बच्चे जो है अपनी जो बात को कह सकते हैं, अपने विचारों से निबंध को लिखते हैं। तो दोस्तों इसलिए निबंधात्मक विधि काफ़ी महत्वपूर्ण है या फिर अच्छी विचारों की अभिव्यक्ति है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए? तो दोस्तों मंजूषा 8वीं कक्षा को मंजूषा को एक टीचर हैं, वो 8वीं कक्षा की हिंदी पढ़ाती हैं। इस स्तर पर उन्हें किसके लिए प्रयास करना चाहिए? तो दोस्तों कक्षा में क्या करना चाहिए टीचर को? सस्वर पठन, बी साहित्यिक विधियों का परिचय, सी अलंकार समझाना, या फिर डी छंद समझाना। तो दोस्तों इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी साहित्यिक विधियों का परिचय ज़रूरी है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। सभी भाषाई कुशलताएं हैं, सभी भाषाई कुशलता ए एक दूसरे से संबंध है, बी एक दूसरे से बढ़कर हैं, सी एक दूसरे से अलग हैं, या फिर डी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। तो दोस्तों जो सभी भाषा कुशलता एक दूसरे से संबंध रखती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर ठीक होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों? तो दोस्तों किसी भी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिए हों वो कैसे होने चाहिए? ए जिनके उत्तर उचित हों, बी जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हों, सी जो बहुविकल्पी हों, या फिर डी जो व्याकरण पर आधारित हों। तो दोस्तों पाठ्य पुस्तक में जो दिए गए अभ्यास के प्रश्न हों या फिर वो हमारे ऑप्शन नंबर ए जिनके उत्तर निश्चित हों। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों लेखन कौशल से हमारा संबंधित क्या चीज़ नहीं है? तो देखते हैं। ए विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना, बी लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, सी व्याकरण का सही प्रयोग या उपयोग, या फिर डी विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। तो दोस्तों लेखन कौशल से संबंधित क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर डी विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। चलते हैं दोस्तों अपने आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। लेखन से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों लेखन से संबंधित नहीं है हमारा क्या चीज़ नहीं है? दोस्तों आपको एग्ज़ाम में ये नहीं वर्ड दिया रखा है, इसमें ज़रूर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आपको नहीं पूछेगा तो आपको वहाँ पर नेगेटिव आंसर ही लिखना होगा। ए बैठने का उचित ढंग, बी शुद्ध उच्चारण, सी लेखनी पकड़ने का ढंग, या फिर डी आँखों से कागज की दूरी। तो दोस्तों लेखन से संबंधित हमारा क्या नहीं है? उच्च उच्चारण, शुद्ध उच्चारण हमारा लेखन से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों आपकी वीडियो हमारी अच्छी लगी, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे DSS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों DSS चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, क्योंकि आने वाले जो प्रैक्टिस सेट है या जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।